पांडे ने कहा कि राज्य में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के होटल एसोसिएशन द्वारा अनुरोध किया गया है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और आम जनता को मतदान के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उनके द्वारा मतदान के पश्चात ही 20 अप्रैल को जितने भी ग्राहक होटल और रेस्टोरेंट में प्रवेश करेंगे उनको 20% तक की छूट देने का प्रस्ताव सामने रखा है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में उनके साथ वार्ता की जाएगी और जो पैरामीटर्स होंगे उसके पश्चात ही होटल एसोसिएशन द्वारा इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से जारी की जाएगी। वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी कार्मिकों, पुलिस जवानों और पीआरडी स्वयं सेवकों को आपातकालीन स्थिति में मेडिकल इमरजेंसी के दौरान कहीं से रेस्क्यू करने की आवश्यकता होती है तो इसके लिए राज्य में 2 हेलीकॉप्टर तैनात किए जाएंगे। मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से लेकर मतदान समाप्त तक ड्राई डे घोषित किया गया है। मतगणना के दिवस भी ड्राई डे घोषित किया गया है। राज्य में जैसे मतदान समीप आ जाता है उसमें कई सारे संगठन अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाया जाए। उसी के क्रम में होटल एसोसिएशन देहरादून के द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, आम जनता को मतदान के प्रति आकर्षित करने के लिए उनके द्वारा मतदान के पश्चात के दिवस पर 20 अप्रैल को जो भी ग्राहक उनके रेस्टोरेंट में या होटल्स में प्रवेश करते हैं और उनको वो जो है 20% तक का डिस्काउंट सभी सेवाओं पर उपलब्ध कराएंगे। अभी इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी और जो भी इसके पैरामीटर्स हैं ये पृथक से आपको अवगत कराए जाएंगे। इसके अलावा निर्वाचन कार्य के दौरान जितने भी मतदान कार्मिक हैं, पुलिस कार्मिक हैं, होमगार्ड, पीआरडी और अन्य जो भी कार्मिक निर्वाचन के कामों में तैनात होंगे उनको आपातकालीन सेवा के रूप में अगर इमरजेंसी की आवश्यकता होती है तो उनको हेलीकॉप्टर की सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए 2 हेलीकॉप्टर्स राज्य में विभिन्न स्थानों पर तैनात किए जाएंगे। इस संबंध में सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के द्वारा अपना एक सहमति दर्शाया गया है। आबकारी विभाग के द्वारा ये भी एक निर्णय जारी किया गया है कि राज्य में मतदान के दिवस से 48 घंटे पूर्व यानी 17 अप्रैल 5 बजे से लेकर 19 अप्रैल शाम को 6 बजे तक ड्राई डे घोषित किया जाएगा। इसके अलावा जो अन्य चरणों में चुनाव हो रहे हैं और राज्य की सीमा से लगे हुए हैं तो उन क्षेत्रों के मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व से ड्राई डे उन जनपदों में प्रभावी होगा जो सीमा से लगे हुए होंगे। इसके अलावा काउंटिंग के दिवस पर भी 4 जून को ड्राई डे घोषित किया जाता है। नानकमत्ता बाबा तरसेम हत्याकांड केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। हत्याकांड के लिए शूटरों को हथियार उपलब्ध कराने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने बताया कि हत्याकांड के लिए अपराधियों को एकत्रित करने और संसाधन जुटाने और हथियार उपलब्ध कराकर हत्या के षड्यंत्र में शामिल 3 अन्य आरोपियों को पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही हत्या में शामिल अन्य अपराधियों के विरुद्ध भी महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले शूटरों पर रखी गई इनाम की राशि को भी 50,000 रुपए से बढ़ाकर लाख रुपए कर दिया गया है। में कड़ी से कड़ी मिलाते सीसीटीवी के माध्यम से हमने पूरी घटना को ट्रेस किया है और इसमें मुख्य रूप से षड्यंत्रकारी में शामिल हुए जो शूटर्स को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने वाले एक और षड्यंत्रकारी जो पिछले 3 महीने से इस षड्यंत्र में शामिल था वो है प्रगट सिंह, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और जो शूटर्स को वेपन दिलाने वाले 2 लोग जो जसपाल और सोनू गिल, इन दोनों को भी हमने सीसीटीवी के माध्यम से ट्रेस करते हुए जो 17 मार्च को ही इनको वेपन उपलब्ध कराया गया था इन दोनों द्वारा। अवगत कराना चाहूंगा, सोनू और जसपाल हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं जिनके ऊपर मर्डर की मल्टीपल मुकदमे हैं। ये जसपाल के ऊपर का 3रा मर्डर का मुकदमा है। 3-4 महीने पहले से ही इनका भूमिका तय हो चुका था कि सोनू और जसपाल ही शूटर्स को वेपन देंगे करके। ये सारे सीडीआर में हमें क्लियर हो चुका है। तो ये योजनाबद्ध तरीके से पहले से ही प्लानिंग करके सोनू और जसपाल ने वेपन तैयार किया था और जब दिलबाग और ये सभी लोगों ने शूटर्स को इकट्ठा किया और इनको वहां भेजा तो बाजपुर में भेजा, तो बाजपुर में ये शूटरों से मिलते हैं और उनको असला उपलब्ध कराता है। ये एक 315 की जो राइफल है पिस्टल बट की उसको उपलब्ध कराते हैं। तो पहले से ही तैयार करके ये सब चीज़ें सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है और जिस गाड़ी से इन्होंने लाके असला को लाके इनको हैंडओवर किया था वो पिछली बार ही हमने अरेस्ट कर लिया था, सॉरी डिटेन करके हमने बरामद कर लिया था। कुल मिला के अभी 3 और लोगों को हमने अरेस्ट कर लिया है और एक मेजर बोलूंगा, एक मेजर जो षड्यंत्रकारी है जो ये पिछले कई महीनों से षड्यंत्र रचाने में और सभी लोगों को इकट्ठा करने में, क्रिमिनल्स को एकत्रित करके षड्यंत्र रचाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है, वो है सुल्तान सिंह
उसकी भूमिका अभी उजागर आई है। और भी मुख्य षड्यंत्रकारियों को टेक्निकल एविडेंस के आधार पर और सीसीटीवी एविडेंस के आधार पर और सारे एविडेंस के आधार पर हम कड़ी से कड़ी जोड़ रहे और मुख्य षड्यंत्रकारियों के ऊपर हम। तीर्थ नगरी हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान पर लाखों श्रद्धालु सुबह से गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। वहीं पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश से लाखों श्रद्धालु सोमवती अमावस्या के गंगा स्थान पर हरिद्वार में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा स्नान कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा में स्नान करने के बाद दान करने पर परिवार में सुख, शांति और पुण्य मिलता है। आज सोमवती अमावस्या का स्नान है, कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। हम जम्मू से आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें इधर में आके, बहुत अच्छा है। कैसा लगा? क्या श्रद्धा थी मन में कि स्नान करने जाना है? हमने बहुत मनता थी कि हम नहाने जाएं, स्नान करने जाएं और कर दिया हमने। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इधर हरिद्वार में, बहुत ही अच्छा है। कितनी भीड़ है, उत्साह कैसा कितना है? भीड़ तो बहुत है, भीड़ की तो कोई बात ही नहीं ना, भीड़ बहुत है मगर बहुत ही अच्छा लगा हमें, फिर भी बहुत ही अच्छा है। क्या मांगा गंगा मैया से? हमने कुछ नहीं मांगा, सुख मांगा, हमारे परिवार में सुख शांति चाहिए और कुछ नहीं। कौन आया साथ में? बहू है, बेटा है, बेटी है, परिवार के साथ आए? परिवार के साथ आए हैं हम इधर, बहुत ही अच्छा लगा हमें। मेरा नाम दीपिका है। दीपिका जी, सोमवती अमावस्या का स्नान है, बड़े पावन दिन है, कैसा लगा स्नान करके? क्या ये लोगों के भीड़ देख के, लोगों के में की इतनी भक्ति है, इतना धर्म का अच्छा प्रचार चल रहा है, तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हिंदू धर्म हर चीज़ को मानते हैं। तो मैं सबको बोलती हूँ गंगा में आओ, स्नान करो और गंगा मैया के दर्शन पाओ। ये पावन उपहार हमेशा नहीं आते हैं, कभी कभार आते हैं और उसको हमेशा बनाओ। जहां एक और लोकसभा चुनाव नजदीक हैं तो वहीं दूसरी ओर चारधाम यात्रा शुरू होने में भी कम समय बचा है, लेकिन पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के सामने डबल चुनौती बनी हुई है। हमारे संवाददाता धनराज गर्ग ने पर्यटन मंत्री से खास बातचीत की है और इस बातचीत के दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा और लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहा, आइए देखते हैं। उत्तराखंड में जल्द ही चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। वहीं हमारे साथ आज मौजूद हैं सतपाल महाराज जी, उनसे बात करेंगे कि आखिर चारधाम यात्रा की किस तरीके की तैयारियां उनकी चल रही हैं। सर, यदि चारधाम यात्रा की बात करें, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि लाखों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो चारधाम यात्रा पहुँचे, तो इस बार क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितने श्रद्धालु इस बार चारधाम यात्रा पहुँचे? जो भी हमारा पिछला रिकॉर्ड था 56 लाख का, वो टूटेगा। लोग और भी यात्री आएंगे और पर्यटन हमारा बढ़ेगा, चार चांद लगेंगे, तो उसकी तरफ हमारा ध्यान है। पूरे हम इसमें अनुश्रवण बैठकें हम कर चुके हैं और जिसके अंदर पूरा आंकलन हमने कर लिया है और निश्चित रूप में यात्री बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लगातार जो चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं, क्या वो पूरी कर ली गई हैं? क्या विभागों को निर्देश दिए गए हैं? पूरी हमारी यात्रा हमने पूरी तैयारियां हमने कर ली हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। जैसे खच्चर जाते हैं तो उनको गर्म पानी उपलब्ध हो, उसको भी देखा गया है। पिछली बार हमारी रिपोर्ट थी कि केवल खाना पूर्ति की गई थी, तो उस पर हमने सख्त कदम उठाए हैं और हम ये चाहते हैं कि ऑल टेरेन व्हीकल भी चले और मार्ग दुरुस्त हों। जहाँ पर लैंडस्लाइड होता है वहाँ पर जेसीबी तैनात हो ताकि मार्गों को खोला जाए। तो सभी प्रकार की जो है हमने जो है सुरक्षा बरती है और हम चाहते हैं कि यात्रा सुगम और सरल हो। सर, चुनावी माहौल भी है और एक तरफ चारधाम यात्रा है, तो कहीं ना कहीं एक चुनौती बड़ी जरूर होगी आपके सामने। निश्चित रूप में चुनौती है, पर सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। सभी कार्यकर्ता जब जुड़ जाते हैं तो 400 पार का जो 400 पार का जो नारा है वो साकार होता है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो चारधाम यात्रा है उसकी तैयारियां पूरी सतपाल महाराज की तरफ से की गई हैं और जल्दी चारधाम यात्रा शुरू होगी। जो पिछले साल का रिकॉर्ड था 56 लाख श्रद्धालुओं का, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा। अब देखने वाली बात होगी कि चारधाम यात्रा किस तरीके से चलती है और किस तरीके से सुगम उसको बनाने की कोशिश पर्यटन मंत्री करते हैं। कैमरामैन प्रभात मिश्रा के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश में जनसभा करेंगे। इसको लेकर भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी पीएम मोदी की रैली की पुष्टि की है। भाजपा की ऋषिकेश में रैली के जरिए 23 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश है। साथ ही तीनों गढ़वाल की सीटें टेहरी, गढ़वाल और हरिद्वार इस रैली के जरिए कवर होंगी। बता दें कि पहले पीएम मोदी की रैली हरिद्वार में प्रस्तावित थी, लेकिन अब आईडीपीएल ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली को फाइनल कर दिया गया है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और इससे पहले 2 अप्रैल को पीएम मोदी ने रुद्रपुर से भाजपा के चुनाव प्रचार का शंखनाद किया था और इस रैली के जरिए भाजपा ने चुनावी शंखनाद किया और एक साथ नैनीताल और अल्मोड़ा सीट को साधने की कोशिश की।
हमारी 23 विधानसभा का केंद्र पड़ रहा है आईडीपीएल ऋषिकेश, तो वहाँ पर हम लोग उनकी सभा कर रहे हैं। कल ही कार्यक्रम प्राप्त हुआ है, उसकी दृष्टि हमने पूरी रचना बना दी है। आज भी हम रात्रि में पूरे कार्यक्रम के स्वरूप की दृष्टिकोण से एक हमारी मीटिंग होगी। उस मीटिंग में हमने संख्या की दृष्टि से कही है और उसके प्रचार प्रसार की दृष्टि से कही है, सब प्रकार योजना बनाते हुए, और रुद्रपुर से भी बड़ी संख्या की हमारी वो सभा आईडीपीएल की होगी। अच्छा, हरिजी जो कांग्रेस पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल द्वारा भाजपा का दामन थामने पर कांग्रेस आग बबूला हो गई है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने दिनेश अग्रवाल के इस कृत्य को शर्मसार करार दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से दिनेश अग्रवाल पर भरोसा करते हुए कई बार पार्टी से टिकट दिया है और कई नेताओं से उनके कारण पार्टी को नाराजगी झेलनी पड़ी है। अब जब वह भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो इसका जवाब दे कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी और वहीं यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में युवाओं पर लाठीचार्ज और महिला सुरक्षा को लेकर उनका क्या कहना है। इतने सालों तक दिनेश अग्रवाल इसी नेतृत्व के साथ काम करते रहे। एक ऐसे व्यक्ति को 6-6, 7-7 बार चुनाव पार्टी ने लड़ाया, कैबिनेट मंत्री बनाया, मयूख महर जैसे एक तेजतर्रार विधायक की नाराजगी भी पार्टी ने उनकी वजह से झेली। उसके बाद जब वो चुनाव हार गए तो उनको मेयर का चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी ने मदद करी, उनको टिकट दिया। उसके बावजूद भी अगर आदमी ये कहे कि मेरे को तवज्जो नहीं मिली और पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इससे शर्मनाक बात क्या होगी। वो बताए ना, क्या वो अंकिता के वीआईपी का नाम नहीं जानना चाहते? वो बताए ना कि SSSC भर्ती घोटाले में जो लाठीचार्ज बच्चों पे हुआ, क्या उससे खुश हैं? वो बताए ना पटवारी पेपर लीक पे उनका क्या कहना है? महिला अपराध में उत्तराखंड 9 हिमालय राज्यों में पहले नंबर पर आ गया, इसमें दिनेश अग्रवाल जी का क्या कहना है? वैसे हम उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर चुके हैं, ज़्यादा मुझे उनके लिए कुछ नहीं कह रहा। पत्रकारों में एक विषय को लेकर चर्चा है दिनेश अग्रवाल जी को लेकर। इन दिनों लोकसभा चुनाव के शोर के बीच संगीत भी सुनाई दे रहा है। उत्तराखंड के ही एक युवा गायक विजय पंत प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने एक गाना लॉन्च कर दिया है, जिसके बोल हैं कि आ रहा मेरे देश में मोदी राज दोबारा। गाने के साथ इसका पोस्टर भी लॉन्च किया गया। वहीं प्रदेश भर में इस गाने को लेकर भाजपाइयों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके जरिए पूरे प्रदेश में भाजपा अपने पक्ष में चुनावी माहौल भी बना रही है। इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस गीत के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों के बारे में पता चलता है कि इस गीत को हम चुनाव प्रचार प्रसार का हिस्सा जरूर बनाएंगे। कि मैं भी रंग चुका हूं, तू भी रंग ले यारा, आ रहा मेरे देश में राम राज्य दोबारा, मोदी राज दोबारा। तो 2 लाइन में आपको सुना देता हूं। मैं भी रंग चुका हूं, अब तो तू भी रंग ले यारा। मैं भी रंग चुका हूं, अब तो तू भी रंग ले यारा। आ रहा मेरे देश में मोदी राज तिवारा। आ रहा मेरे देश में भगवा राज यारा। याद करो जी राम मंदिर, देखो किसने बनाया है। धारा 370 को देखो किसने हटाया है। देखो किसने हटाया है। राम भक्त फिर एक हो जाओ, मोदी जी को लाना है। राम भक्त फिर एक हो जाओ, देश में कमल खिलाना है। बहुत सुंदर गीत को लॉन्च किया है और आज हमें खुशी है कि उत्तराखंड के युवा गीतकार और इन्होंने एक मैसेज देने का काम किया पूरे उत्तराखंड राज्य के अंदर कि मोदी ने क्या क्या काम किए, उसमें गीत में पूरा उसका उल्लेख है और युवाओं के अंदर एक नया जोश ये गीत देगा। मैं कह सकता हूँ कि हमारे रुड़की कोर कॉलेज में भाजपा द्वारा चुनाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि हरिद्वार लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने युवा शक्तियों को संबोधित किया और इस मौके पर शिव खेड़ा ने भी युवाओं में शक्ति जगाने का काम किया। वहीं कोर कॉलेज के चेयरमैन जेसी जैन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 10 सालों के कार्यों को उजागर करते हुए तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत से
सवाल भी किए, जिसके त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जवाब भी दिए। युवा शक्ति, ऊर्जा तो युवा में होती है, जोश होता है और कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का विजन लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। युवा उनके विजन के साथ जुड़े, उनके कदमों से कदमों मिलाकर चलें और विकसित भारत की जो यात्रा प्रारंभ हो रही है उस यात्रा में सहयात्री बने। चुनाव होने वाला है और उस चुनाव में युवा अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, अपना काम सुनिश्चित करें कि हमको क्या करना चाहिए। ऐसा मैंने युवाओं से अपील किया है। आप संवाद कार्यक्रम देखिए, बच्चों की जो राय है वो लिखित रूप में हमारे पास कुछ सुझाव भी उनके आए। निश्चित रूप से युवा ही भारत का भविष्य है, किसी देश का भविष्य होता है, तो उस भविष्य की चिंता तो करनी ही होगी और उसके उत्थान के लिए युवाओं के हम चलती भाषा में कहते हैं रोजगार के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए काम किया जाए ताकि उसमें अधिकतम युवा अपना भविष्य संवार सके। करनी और कथनी अगर एक होती है तभी युवा मोटिवेट होता है। आप चाहे जो मर्जी बोल लीजिए, अगर करनी हमारी सही मायने नहीं रखेगी कभी यूथ मोटिवेट नहीं होता। आज मैं यहाँ पर त्रिवेंद्र रावत जी के लिए वोट करने इसलिए आया हूँ और बल्कि कैंपेनिंग के लिए आया हूँ इस वजह से क्योंकि मेरे अंदर जो भी बात है आज तक इनके बारे में इनकी रेपुटेशन है, जो चरित्र है। जब भी ये जो मुख्यमंत्री थे इन्होंने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया है, उसी वजह से मैं आज यहाँ पे आया हूँ, वरना मैं नहीं आता यहाँ पे। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक राष्ट्र का निर्माण चरित्र के साथ होता है, स्किल के साथ नहीं होता है। अगर चरित्र नहीं होगा, रावण बहुत स्किलफुल था, रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन चरित्रहीन था। अगर हम लोगों को स्कूल कॉलेजेस में अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, उनको जीविका कमाना सिखा रहे हैं, जीना नहीं सिखा रहे हैं, तो कभी देश आगे बढ़ेगा नहीं। तो मेरा यही कहना है कि अगर स्किल सिखा रहे हैं और कैरेक्टर नहीं सिखा रहे तो हम सिर्फ रावण पैदा कर रहे हैं। बेसिक उद्देश्य था कि आज जिस तरह की टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हिंदुस्तान में हो रही है और युवाओं की एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार हमारे साथ किस तरह खड़ी है और वो आज क्या देखती हैं। आज बहुत ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला हमको। देखिए कि 2000 की कैपेसिटी का हॉल है, उसमें बच्चों को, नए बच्चे आ रहे थे, पुराने बच्चों को हमें उसमें से खाली भी कराना पड़ा। बहुत उत्साह है बच्चों के अंदर और वो आज जानना चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में सरकार हमको कैसे देखती है। आज हर सवाल का जवाब दिया। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर दलित वोट बैंक को समेटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य एक दिन के प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में सबसे ज्यादा कार्यकाल कांग्रेस का रहा और इसके बावजूद ना तो देश के गरीबों की हालत सुधार पाई और ना ही अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश में पहली बार 14 अनुसूचित जाति के केंद्रीय मंत्री बने और 4 राज्यपाल इसी वर्ग में आए। जो हमारे डबल इंजन की सरकार ने जो काम कांग्रेस नारे लगाती थी, उन्हीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 1952 के प्रथम चुनाव में और 1954 के भंडारे के उपचुनाव में हराने का पाप कांग्रेस ने किया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मरने के 43 साल बाद बीपी सिंह की सरकार में भारत रत्न का सम्मान मिला, लेकिन कांग्रेस की सत्ता रहते हुए अंबेडकर जी को भारत रत्न का सम्मान नहीं मिला। लोकसभा और राज्यसभा के बीच में जो सेंट्रल हॉल है, कांग्रेस कितनी निर्दयी थी कि उस सेंट्रल हॉल में भी बाबा साहब अंबेडकर का तेल चित्र नहीं लगाया। महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास जी, बाबा साहब अंबेडकर के नाम से देश दुनिया में कांग्रेस सत्ता में रहते एक भी किसी बड़ी भवन का, बड़ी योजना का नाम अंबेडकर जी, रविदास जी और तथागत बुद्ध या महर्षि वाल्मीकि के नाम से नहीं रखा। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में कहा था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और
अवसर की समानता मिलनी चाहिए। वो भी कांग्रेस ने 60 साल सत्ता में रहते नहीं की, लेकिन जैसे ही मोदी जी देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर में तिरंगा झंडे के नीचे एक ऐलान करते हैं कि देश में स्वच्छता अभियान चलेगा। और उसी का परिणाम है कि आज गरीब से गरीब के घर में भी 12 करोड़ शौचालय बनकर तैयार हो गए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा या सामान्य वर्ग में जो गरीब है, उसके कल्याण के लिए भी कांग्रेस ने कोई भी व्यवहारिक योजनाएं बनाने का काम नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को फ्री अनाज देने का काम किया है, जिसमें 35% अनुसूचित जाति के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश के धार महू के 3 बार के पूर्व भाजपा सांसद गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी ने कहा कि आज पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने 10 वर्षीय कार्यकाल में जनता के हिसाब से काम किया है। जो जनता के हिसाब से काम करता है, जनता उसे पसंद करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का खामियाजा भुगत रही है। उसके नेता और कार्यकर्ता सम्मान न मिलने से खफा होकर पार्टी से किनारा कर रहे हैं और सम्मान मिलने पर भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर यूनुस चौधरी ने कहा कि पूरे देश के साथ ही उत्तराखंड में भी भाजपा की लहर है। हालत ये है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स ही नहीं है। पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है। मोदी जी का जादू चल रहा है इस वक्त। मोदी जी की जो राजनीति है, मोदी जी देश की जनता के हिसाब से चलते हैं। तो जो जनता के हिसाब से चलेगा तो जनता बिल्कुल उसके हिसाब से चलेगी। तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी 400 पार वाली बात। ये तो विपक्ष का काम है। डॉक्टर यूनुस चौधरी जैसा दमदार नेता आपके क्षेत्र के हैं ना, इन पे तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इन पे कोई दाग नहीं है। इनके पीछे न वो ईडी लगी थी न सीबीआई लगी थी। जब ऐसे जमीन से जुड़े हुए और कद्दावर नेताओं को अगर आप अनदेखी करोगे तो फिर उस पार्टी में रहने से मतलब क्या। डॉक्टर यूनुस जी का उदाहरण आपके सामने। और यूनुस भाई को मैं आज से नहीं जानता हूँ। इनके पास जब सरकार की लाल बत्ती थी तो जब से मैं डॉक्टर साहब के साथ घूम रहा हूँ। और डॉक्टर साहब बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए कद्दावर नेता है। आज कांग्रेस को इनकी बहुत कमी खल रही है। इनको खूब बोल रहे हैं, पर जो निर्णय ले लिया डॉक्टर साहब ने तो ले लिया। ऐसे ही सब आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूरे पक्ष में है और 5 सीटें उत्तराखंड की हम भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। और उत्तराखंड में नहीं पर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। सर, यहाँ पर व्यक्तिगत तौर पे हैं हमारे माननीय श्री राजू खेड़ी जी, हमारे 3 बार के सांसद रहे हैं और हमारे मध्य प्रदेश में ST आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। और साथ ही हमारे बहुत ही पुराने हमारे पारिवारिक संबंध हैं और एक परिवार के रूप। फिलहाल उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। नमस्कार।